Good afternoon, students. Today we will be discussing about the screening and maintenance and preservation of the industrially important microorganisms. When we discussed about initially थोड़ा बहुत कुछ हमने जो है जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स थे हमारे उसमें भी हमने स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स को डिस्कस किया था. Now we will take up these in detail. Now what is screening? Why we need to screen the microbes? Now जो हमारे माइक्रोब्स वगैरह हम यूटिलाइज़ करते हैं इंडस्ट्री के लिए, वो माइक्रोब्स जो हैं हाईली एफिशिएंट होने चाहिए, उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए. एंड जो हम प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं वो प्रोडक्ट जो है उन लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूसिबल होना चाहिए. सो फॉर दैट पर्पस हम उन माइक्रोब्स को जो है आइडेंटिफाई करते हैं, उनको स्क्रीन आउट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कहना चाहिए, जो कि हमारे लिए इंडस्ट्रियली अच्छे ऑप्शन होंगे, जो कि हमारा प्रोडक्ट मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे. सो स्क्रीनिंग इज़ एसेंशली अ प्रोसीजर जिसमें कि हम आइसोलेट कर रहे हैं, जिसमें कि हम कुछ स्पीशीज़ को डिटेक्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद से उनको आइसोलेट कर रहे हैं एंड देन आइसोलेशन के बाद से उसमें भी उनको कैरेक्टराइज करके फिर हम दोबारा से उनको स्क्रीन आउट कर रहे हैं कि कौन सा हमारा जो माइक्रोब है वो इंटरेस्ट का है. ठीक है. सो दिस इज़ वी आर डूइंग फ्रॉम अ वेरी हेट्रोजीनस पॉपुलेशन, जिसमें कि हमारे कई तरह के माइक्रोब्स, जो हमारे फेवरेबल माइक्रोब्स होंगे वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं या नॉन फेवरेबल माइक्रोब्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं. सो वी आर डूइंग दिस विद वेरियस काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स. सो उन सारे माइक्रोब्स में से मिक्स्ड कल्चर्स में से हमें अपने यूज़ का जो माइक्रोब है वो आइडेंटिफाई करके निकालना है. ठीक है. So now from where are we isolating these microbes? Now we are जो procedure है पूरा screening का, that is you are identifying the microorganism. ठीक है. और source क्या है हमारे पास? It may be food product, any kind of food product. एंड देन फ्रॉम द इन्वायरमेंटल नेचुरल रिसोर्सेज कह सकते हैं, एयर, वाटर या सॉइल से हम उनको आइसोलेट कर सकते हैं, या फिर कुछ और भी जो आपके डिग्रेडेटिव प्रोसेसेस होते हैं जिसमें कि आपका सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन करते हैं, उन प्रोसेसेस में से भी हम जो है जैसे कंपोस्ट वगैरह है वहाँ से भी हम माइक्रोब्स को आइसोलेट कर सकते हैं. ठीक है. सो वी हैव दीज डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम वेयर यू कैन आइडेंटिफाई दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो इन सोर्सेज से अब आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लिया, स्क्रीन कर लिया. ठीक है. तो स्क्रीन करने के लिए दो स्टेप्स आपके आते हैं. एक प्राइमरी स्क्रीनिंग आता है, दूसरा सेकेंडरी स्क्रीनिंग आता है. प्राइमरी स्क्रीनिंग में जो है आप आइडेंटिफाई करते हो कि कौन कौन से माइक्रोब्स हैं जो स्पेसिफिकली हमारे कमर्शियल यूज़ के हैं, जो हमारे लिए काम करेंगे या जो हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है उसमें हमें असिस्ट करेंगे. ठीक है. उसका एग्जैक्ट कैरेक्टराइजेशन वहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ कुछ टेक्निकल कह सकते हैं कि कुछ उनके न्यूट्रिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर या कुछ उनके फिजियोलॉजिकल बिहेवियर के बेसिस पर जस्ट हम उनको स्क्रीन आउट करेंगे और ये देखेंगे कि वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. सपोज हम एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स को लेना चाह रहे हैं तो वो माइक्रोब्स जो हैं एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग होने चाहिए. ठीक है. देन कौन सा एंटीबायोटिक हम आइसोलेट करना चाह रहे हैं, या हो सकता है हम पेनिसिलिन का प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहे हो, तो वो माइक्रोब्स स्पेसिफिकली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को प्रोड्यूस कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. हो सकता है स्ट्रेप्टोमाइसिन दे रहे हो, एम्फीसाइलिन दे रहे हो, कोई और भी एंटीबायोटिक बना रहे हो, पर इंटरेस्ट हमारा पेनिसिलिन पे है, तो वो पेनिसिलिन प्रोड्यूस कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे थ्रू प्राइमरी स्क्रीनिंग. ठीक है. एंड देन सेकेंडरी स्क्रीनिंग इज़ दैट यू आर डूइंग इट एग्जैक्टली जब आपने कुछ स्पीशीज़ को आइसोलेट कर लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये पेनिसिलिन प्रोड्यूसिंग स्पीशीज़ हैं, तो उन पेनिसिलिन प्रोड्यूसिंग स्पीशीज़ को भी फिर से स्क्रीन किया जाता है कि कौन सा स्ट्रेन ऐसा होगा, कौन सी स्पीशीज़ ऐसी होगी जो हमारे इंटरेस्ट ऑफ एंटीबायोटिक को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में विद लीस्ट इनपुट, मतलब हम जो उसको न्यूट्रिशनल सबस्ट्रेट्स दे रहे हैं या जो कंडीशंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं उन कंडीशंस को ऑप्टिमम यूज़ करके मैक्सिमम कह सकते हैं कि एफिशिएंसी के साथ यूटिलाइज़ करके वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे,
तो उस बेसिस पर हम उनकी जो है सेकेंडरी स्क्रीनिंग करते हैं, ठीक है। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल दैट कोई भी प्रोसीजर यूज़ करने से पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो हमारे माइक्रोब्स हैं उसमें क्या क्या आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जिसके बेसिस पर हम उनको आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज़ कि आपके जो न्यूट्रिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं माइक्रोब्स के, उनको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो जो हम मीडिया कॉम्पोजिशन बना रहे हैं, जो हम सबस्ट्रेट्स हमारे पास अवेलेबल है, रॉ मटेरियल कितनी जल्दी हमें मिल रहा है, राउंड द ईयर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, कितनी दूर से हमें उसको लाना पड़ रहा है, या उसको कहीं कोई प्रोसेसिंग तो नहीं करनी पड़ी हमें सबस्ट्रेट को, वो सारी चीज़ें जो है माइक्रोब को देने से पहले हमें देखना पड़ता है। तो अगर वो सारी चीज़ों में कहीं कॉस्ट इनपुट कॉस्ट फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, then we can take that so material as a nutrient medium or a nutrient substrate, ठीक है। so it should be very cheap। so जैसे आप मेथनॉल वगैरह को यूज़ कर सकते हैं, एज एन एनर्जी सोर्स भी यूज़ हो जाएगा, कार्बन सोर्स की तरह भी यूज़ हो जाएगा। तो जब आप मीडिया को डिज़ाइन करते हैं तब आप उसी समय जो है इन कॉम्पोजिशंस के जो फंक्शंस हैं वो क्या क्या फंक्शन या क्या क्या उनका रोल होगा मीडियम में, वो बफरिंग में भी हेल्प करेगा कि वो नाइट्रोजन सोर्स की तरह भी वर्क करेगा, वो सारे कॉम्पोजिशंस जब हम डिसाइड कर लेंगे तब आपका जो है मीडिया का कॉम्पोजिशन कंप्लीट होगा, ठीक है। सो इन दैट सेंस न्यूट्रिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स माइक्रोब्स के हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। देन अनदर आस्पेक्ट इज़ द टेम्परेचर रेंज जिस पे कि आपके माइक्रोब्स वर्क कर सकते हैं ऑप्टिममली। सो दैट में भी कि आपके जो माइक्रोब्स हैं उनका टेम्परेचर रेंज जो है वो कुछ स्पीशीज़ का हो सकता है बियॉन्ड 40 हो, कुछ का जो है आपका बिलो 20 हो सकता है, या कुछ जो हो सकते हैं कि 20 to 40 के रेंज में हो, ठीक है। सो यू हैव द मीज़ोफाइल्स, द थर्मोफाइल्स एंड उस तरह के माइक्रोब्स हैं, एक्सट्रीमोफाइल्स वगैरह हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे ग्रो करते हैं। तो जो आपका प्रोसेस है, जैसे कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपका जो है 40 डिग्रीज़ पे प्रोड्यूस हो रहा है अच्छी खासी क्वांटिटी में, ठीक है, और 45 पर अगर टेम्परेचर बढ़ जा रहा है तो प्रोडक्ट जो है वो आपका डिग्रेड कर जा रहा है। सो दैट मीन्स कि आप टेम्परेचर किसी भी हालत में राइज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो माइक्रोब जो है वो 40 डिग्रीज़ तक के टेम्परेचर पे प्रोडक्ट को फॉर्म करने में कैपेबल होना चाहिए, ठीक है, और उस रेंज में वो माइक्रोब जो है वो सर्वाइव कर सके। अगर कोई माइक्रोब ऐसा ले लें जो कि पेनिसिलिन बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में बना रहा हो लेकिन लो हायर टेम्परेचर पे बना रहा हो, जैसे मैंने मान लीजिए कि 45 पे मान लीजिए अगर डिग्रेड कर जा रहा है, वो डीनेचर हो जा रहा है, तो फिर वो माइक्रोब हमारे लिए वर्क नहीं करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट तो बना रहा है, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट हमें अवेलेबल नहीं हो पा रहा क्योंकि हम वो प्रोडक्ट जो है पहले से डीनेचर हो जा रहा है या उसकी जो एक्टिविटी है वो लॉस हो जा रहा है, ठीक है। सो दैट माइक्रोब विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर अस ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। देन नेक्स्ट इज़ योर इक्विपमेंट। आप जो भी माइक्रोब ले रहे हैं वो जो भी इक्विपमेंट आपने डिज़ाइन किया हुआ है, किस तरह का मटेरियल आपने इक्विपमेंट को डिज़ाइन करने में लिया है, ग्लास का बनाया है, स्टील का बनाया है, किसी अलॉय का बनाया है, या किसी और सबस्ट्रेट को मिक्स करके बनाया हुआ है, ठीक है, फाइबर का है, प्लास्टिक का है। तो जो माइक्रोब आप ले रहे हैं वो उस तरह के वेसल के साथ जो है कुछ ऐसे कंपोनेंट्स तो नहीं हैं जिसको कि वो कंज्यूम कर लेता हो, ठीक है, तो रस्टिंग कॉज कर दे या लीचिंग कॉज कर दे, सो दैट विल रिजल्ट इन द टॉक्सिसिटी ऑफ द माइक्रोब। तो वो चीज़ आप नहीं चाहते। तो जो भी आप ऑर्गेनिज़म लेना चाह रहे हैं, एम्प्लॉय करना चाह रहे हैं, वो उस प्रोसेस के लिए पूरी तरह से सूटेबल होना चाहिए, उस प्रोसेस वेसल के लिए भी पूरी तरह सूटेबल होना चाहिए, ठीक है। किस टाइप के वेसल में आप उसको करना चाह रहे हैं एंड किस तरह का प्रोसेस होगा कि माइक्रोब जो है, जैसे आप एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं या
सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, तो हायर कॉन्सेंट्रेशंस पे हो सकता है कि एसिडिटी बढ़ने से पीएच एक तरह से बढ़ने से माइक्रोब किल हो जाए, ठीक है, या बहुत ज़्यादा एसिडिटी लो हो जाए, आपका बेसिक सॉल्यूशन होता चला जाए बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट, तो वहाँ पर भी आपका माइक्रोब जो है उस पीएच पे सर्वाइव ना करे या उसके एंजाइम्स वगैरह जो है वो उतने एक्टिव ना रहें। इन दैट केस आप फिर से जो है उन माइक्रोब्स को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। सो जो भी माइक्रोब उस पर्टिकुलर पीएच रेंज को टॉलरेट कर पाएगा वो आपके लिए फीजिबल होगा, सपोर्टिंग होगा, ठीक है, उसको आप फेवरेबली चूज़ करेंगे। देन द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स अमेनेबिलिटी टू जेनेटिक मैनिपुलेशंस भी होना चाहिए कि आपका जो भी माइक्रोब आप ले रहे हैं वो कितना स्टेबल है। मतलब ऐसा तो नहीं कि जैसे हम वायरल पार्टिकल्स की हम बात करते हैं तो वो बहुत जल्दी उनमें म्यूटेशंस आते रहते हैं, आज कोई म्यूटेशन आया तो दूसरा स्ट्रेन बन गया, फिर तीसरा स्ट्रेन बन गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ, उसमें स्ट्रेन्स रोज़ कुछ ना कुछ म्यूटेशंस होते रहते हैं, हाइपर म्यूटेबल उनको कह सकते हैं। तो उस तरह के हाइपर म्यूटेबल स्ट्रेन्स अगर आप इंडस्ट्रियल प्रोसेस में लेंगे तो प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं रहेगा, क्योंकि उसके जो प्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फिर वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सो इट शुड बी रिलेटिवली स्टेबल ऑर्गेनिज्म। हाँ, लेकिन एमिनेबिलिटी क्या है कि जब आप उसमें कोई जीन कंस्ट्रक्ट बनाना चाह रहे हैं, चाहे डिलीट करना चाह रहे हो, चाहे इंसर्ट करना चाह रहे हो, या जो है आप कोई इसका सीक्वेंस जीन्स का चेंज करना चाह रहे हो, तो उस जेनेटिक मैनिपुलेशन के लिए वो अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज़ द ऑर्गेनिज्म शुड बी stable genetically, but it should be available for any kind of genetic manipulation, ठीक है। अपने आप से कोई म्यूटेशन उसमें ना हो, लेकिन जब आप उसको किसी तरह से म्यूटेशन उसमें इंड्यूस करना चाहते हैं तो आप वो कर सकें। कोई चेंजेस आप करना चाह रहे हैं, मान लीजिए रिकॉम्बिनेंट्स आप बनाना चाह रहे हैं, तो वो रिकॉम्बिनेंट बनाने की एबिलिटी उसमें होनी चाहिए। देन द प्रोडक्टिविटी जो है मैंने जैसे बताया उसका प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा होना चाहिए। ऑप्टिमम जो कंडीशंस आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं उन कंडीशंस को वो मैक्सिमम बेनिफिशियली यूज़ कर सकें, ठीक है। आप मान लीजिए ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर रहे हैं, टेम्परेचर भी कंट्रोल कर रहे हैं, पीएच भी कंट्रोल कर रहे हैं, सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, उसके बाद भी आपका माइक्रोब अगर प्रोडक्ट आपको लार्ज क्वांटिटी में नहीं दे रहा तो सारा कुछ कंट्रोल बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आप सिचुएशंस दे रहे हैं, जो भी आप उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको वो एफिशिएंटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे, और जितना टाइम आपका प्रोसेस में लग रहा है उस टाइम के रेशियो में उसका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। सो ओनली देन द प्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म विल बी प्रेफर्ड। देन द ईज़ ऑफ द प्रोडक्ट रिकवरी शुड बी देयर, कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है वो माइक्रोब से ईज़िली आइसोलेट हो सके। अगर आपका न्यूट्रिएंट मीडिया में ही चला जा रहा है, डिज़ोल्व हो जा रहा है या प्रेसिपिटेट कर जा रहा है, दैट इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट है अगर, तो ठीक है, आप निकाल सकते हैं, उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। मे बी कि प्रोडक्ट जो है वो इंट्रासेलुलर हो, विद इन द माइक्रोबियल सेल हो, तो वहाँ से फिर वो ईज़िली जो है आप उसको डिसइंटीग्रेट करके प्रोडक्ट को वहाँ से निकाल सकें, ठीक है। देन आप उसको जब सेपरेट कर रहे हैं, प्यूरिफाई कर रहे हैं, देन जो है सेपरेशन के टाइम पर या आइसोलेशन के टाइम पर कोई भी आपका मीडिया का कंपोनेंट या जो माइक्रोब्स के कंपोनेंट्स हैं वो, जैसे आपके कई सेल्स होते हैं, डेड सेल्स वगैरह होते हैं या कुछ फ्रेगमेंटेड सेल्स वगैरह भी होते हैं, तो उस टाइप के जो सेल्स हैं वो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इंटरफियर नहीं करने चाहिए, ठीक है। सो द ईज़ ऑफ द प्रोडक्ट रिकवरी शुड बी देयर। So these are the some considerations that we take up when we are deciding about the type of microbe. Then this is what we have discussed, that is the choice of the source, कहाँ से हम लेना चाह रहे हैं, then the choice of the substrate, nutrient and growth factors कि हम क्या provide कर सकते हैं, then there should be a choice of detection कि हम प्रॉपर आइसोलेशन और डिटेक्शन कर पाएँ जो भी माइक्रोब्स हमारे लिए डिज़ायरेबल हैं, ठीक है।
Then the types of screening, you have the primary screening as we discussed in the last slide. तो प्राइमरी स्क्रीनिंग आप कर रहे हैं, उसमें आप जो है 4 तरीके से कर सकते हैं, जहाँ पर कि आप ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा, एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या फिर तीसरा हो सकता है कि कुछ ऐसे माइक्रोब्स हों जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस कर रहे हों, ठीक है। एंड देन यू हैव अनदर टेक्निक, दैट इज़ enrichment culture technique, that is by using a defined media you will isolate these microbes, ठीक है। सो जो ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स हैं उनको आप डिफरेंट कलरिंग डाइज के थ्रू आइसोलेट कर सकते हैं। या जो आपका एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स हैं उनको क्राउडेड प्लेट टेक्निक से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्क्रीन आउट कर सकते हैं। देन जो आपके एक्स्ट्रा सेलुलर मेटाबोलाइट प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स हैं उनको आप जो है ऑक्जेनोग्राफिक टेक्निक से आइसोलेट कर सकते हैं। या फिर जो आपका एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक है उसमें आप कोई डिफाइंड मीडिया लेकर उससे भी आप जो है अपने माइक्रोब्स को स्क्रीन आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो देयर आर वेरियस मेथड्स बाय विच यू कैन use this isolate the industrial microbes. Now these जो भी आपके ये मेथड्स हैं या प्रोसीजर्स हैं स्क्रीन आउट करने के, ये कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी को यूटिलाइज़ कर रहे हैं जो कि आपके माइक्रोब में डिज़ायरेबल हैं, ठीक है। सपोज़ आपने एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रोब लिया, तो वो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसका डिज़ायरेबल ट्रेट क्या है कि इट शुड प्रोड्यूस एन एंटीबायोटिक। सो डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर हम जो है उस माइक्रोब को आइडेंटिफाई कर रहे हैं या आइसोलेट कर रहे हैं। सो हियर द सेलेक्टिव फैक्टर इज़ द डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक की एग्जांपल जैसे एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, या स्पेसिफिक और हो जाए तो पेनिसिलिन प्रोडक्शन, ठीक है, दैट इज़ स्पेसिफिकली। तो यहाँ पर आप जो है एनरिचमेंट कल्चर्स को यूज़ कर सकते हैं, डिफाइंड मीडिया दे सकते हैं जिसमें कि सिर्फ वही माइक्रोब्स ग्रो करेंगे जो कि एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, और बाकी दूसरे माइक्रोब्स जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस नहीं कर सकते वो वहाँ पर सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि माइक्रोब जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर रहा है वो दूसरे माइक्रोब्स के लिए हो सकता है कि उनकी ग्रोथ में इंटरफेरेंस क्रिएट करे, उनको ग्रो ही ना करने दे बिकॉज ऑफ दिस एंटीबायोटिक नेचर, ठीक है। तो वो माइक्रोब्स ग्रो ही नहीं कर पाएंगे एंड दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव, और वो जो माइक्रोब्स हैं वो बाय द नेचर ऑफ कंपटीशन दे विल बी किल्ड, और उनके लिए जो है फूड सबस्ट्रेट या न्यूट्रिएंट सबस्ट्रेट अवेलेबल नहीं होगा। सो दिस काइंड ऑफ लिक्विड मीडिया कल्चर विल बी स्पेसिफिकली एनरिच्ड काइंड ऑफ मीडिया जो कि सिर्फ इन पर्टिकुलर माइक्रोब्स के लिए अवेलेबल होगा, ठीक है। सो इन दिस प्रोसेस आप जो है मिक्स्ड पॉपुलेशंस लेते हैं और फिर उसके बाद से उनको ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं पूरी पॉपुलेशन को जो कि सिर्फ उनके माइक्रोब्स के लिए फेवरेबल है या सूटेबल है, जिनके लिए आप जो कि एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। सो इसमें जो है आप या तो कुछ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट्स, फेवरेबल सबस्ट्रेट्स उनको दे सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे इनहिबिटर्स ऐड कर सकते हैं मीडिया में जो कि एंटीबायोटिक प्रोड्यूस ना करते हो माइक्रोब्स, उनको सेपरेट आउट करने के लिए, ठीक है। सो बिफोर यू आर गोइंग एट द कल्चर स्टेज, so it becomes advantageous to subject the environmental source conditions which favor the survival of organisms in question. So जैसे कि अगर आप सॉइल से आइसोलेट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले ही आप उसको सॉइल को एयर ड्राई कर लीजिए। तो अगर मान लीजिए एक्टिनोमाइसिटीज़ फैमिलीज़ को आप आइसोलेट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर जब आप एयर ड्राई कर लेंगे तो एक्टिनोमाइसिटीज़ ही सर्वाइव कर पाएंगे, बाकी और जो भी माइक्रोब्स हैं वो किल हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट यू कैन डू इट बाय दिस पर्टिकुलर मेथड। देन ये तो आपका लिक्विड मीडिया की बात कर रहे हैं। इसमें जो आपका
अप्रोच रहता है या जो आपको प्रोसेसेस आप ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस तरह के एनरिचमेंट कल्चर्स को यूटिलाइज़ करके, वो मोस्टली आपके कंटिन्यूस फ्लो कमर्शियल प्रोसेसेस में यूज़ होता है। ठीक है, जो आपका ऑर्गेनिज़म्स मान लीजिए बैच कल्चर में हम यूज़ करना चाह रहे हैं, बैच एनरिचमेंट के थ्रू आपने प्यूरिफाई किए हुए हैं माइक्रोब्स, तो वो कंटिन्यूस कल्चर्स में बहुत अच्छी तरह से सर्वाइव नहीं करते हैं या उनका प्रोडक्शन प्रोसेस उतना अच्छा नहीं रहता है। ठीक है, तो उन माइक्रोब्स के लिए ये कंटिन्यूस प्रोसेस के माइक्रोब्स के लिए ये मेथड जो है उतना फीजिबल नहीं रहता है। ठीक है, देन देयर इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि जहाँ पर आपके इनोकुलम जैसे डेवलप होने लगा, कंटिन्यूस एनरिचमेंट प्रोसेस आप दे रहे हैं उनको, कंटिन्यूसली न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पर हो सकता है कि जब आपका इनोकुलम स्टेबलाइज हो गया, उस पर्टिकुलर स्टेज पर जो है अब आपका इनोकुलम जब आप एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, तो वो वॉश आउट हो जाए। ठीक है, इन अ कंटिन्यूस प्रोसेस। सो एक यहाँ पर आपका प्रॉब्लम आ जाता है विद दिस काइंड ऑफ लिक्विड एनरिचमेंट मीडिया। देन जो दूसरा आपका मेथड है जिसमें कि आप लिक्विड मीडिया की जगह सॉलिडिफाइड मीडिया यूज़ करते हैं, तो ये टेक्निक जो है ज़्यादातर आपका जो एंजाइम प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके लिए यूटिलाइज़ होता है। और यहाँ पर भी जो है आप सेलेक्टिव मीडिया यूज़ करते हैं जिसमें कि आप कोई ऐसा सबस्ट्रेट ऐड करते हैं जो कि आपके इंटरेस्ट के एंजाइम को ज़्यादा प्रोड्यूस करने में हेल्प करे। ठीक है, तो कोई ऐसा माइक्रोब है, मान लीजिए कि आप को कोई जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, तो लैक्टोज एंजाइम का प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए। ठीक है, सो यू हैव टू गिव इट सम काइंड ऑफ सबस्ट्रेट जिसकी वजह से जो है आपका लैक्टोज का प्रोडक्शन ये बैक्टीरिया ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दे, इंक्रीज़ कर दे, मल्टीफोल्ड इंक्रीज़ कर दे, तभी आप जो है उसको बेनिफिशियली आइसोलेट कर पाएंगे इंडस्ट्रियल टर्म्स में, आप तभी उस लैक्टोज एंजाइम को प्यूरिफाई कर पाएंगे अच्छी क्वांटिटी में। ठीक है, तो उस तरह का आप जो सबस्ट्रेट है वो मीडिया जब बना रहे हैं, मीडिया फॉर्मुलेट कर रहे हैं, उसी टाइम पे वो सबस्ट्रेट आप ऐड कर देंगे ताकि जो डिज़ायरेबल एंजाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आपका सिंथेसाइज हो और माइक्रोब उसके लिए एक्टिवेट हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वो एंजाइम वो प्रोड्यूस कर सके, एंड देन you will isolate that particular microbial species according to the जो स्पीशीज़ उस सबस्ट्रेट पे ज़्यादा जल्दी से ग्रो करेंगी, उस सबस्ट्रेट को ज़्यादा मेटाबोलाइज कर पाएंगी, नेचुरली उनकी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होगी। तो और बाकी जो बैक्टीरिया या माइक्रोब्स हैं उनके कंपैरिजन में उनकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होगी, तो आपके कॉलोनी फॉर्मेशन उनका भी नंबर्स उनका ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ़ कॉलोनीज़। सो नेचुरली एक तरह से वो खुद ही सेलेक्ट हो जाएंगे, एंड देन यू कैन आइसोलेट दीज कॉलोनीज़ एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो वहाँ से जब आप आइसोलेट कर लोगे तब इनको आप इनोकुलम प्रिपरेशन के लिए जो आपका इनोकुलम प्रिपरेशन चैम्बर है या और फर्मेंटर है, सीडिंग फर्मेंटर है, उसमें आप उनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो today we discuss this much, and then if you have any problems then you can ask me, and we will continue with this in the next lecture. Thank you.